बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। कुछ भी कर लीजिए, किसी भी तरह से निकाल कर देख लीजिए, वो एक शख्स, वो एक नाम निकलता ही नहीं है। उस पर बैन कर दिया, उसके ऊपर तज़किरा करना बंद कर दिया, उसका नाम लेना बंद कर दिया, मगर वो आदमी रुकता ही नहीं है। अटक जेल के अंदर एक नया बैरक तामीर करा के एक नई तामीर शुदा बैरक का पहला कैदी 804 वो कैद में है, मगर फिर भी वो रुकता ही नहीं है। वो जो नारा हम सुनते रहे हैं, रोक सको तो रोक लो, वो ऐसा लगता है वो दुरुस्त साबित हो रहा है। मुख्तलिफ तरीकों से उसका रास्ता रोकने की कोशिश हो रही है। आज शायद सभी पुरुमीद थे कि तहरीक इंसाफ का चेयरमैन कैदी नंबर 804 कप्तान के नाम से मशहूर तोशा खाना केस के अंदर जो सजा मुअत्तली की दरख्वास्त है, उसके बाद आज फैसला हो जाएगा और शायद वो पाबंदे सलासल नहीं रहेगा। शायद बहुत सारे लोग इसी उम्मीद में खड़े थे, मगर जो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं उसकी जमात के खिलाफ, उसके खिलाफ, उसके बाद ये सिर्फ खाम ख्याली के अंदर जाना जाएगा कि उसकी जमानत हो जाएगी। कई लोग हैं जो तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, उन्हें गिरफ्तार किया गया, रिहाई मिली तो गेट पर फिर से गिरफ्तार किया गया, फिर रिहाई मिली तो फिर पुलिस वैन डालकर, पुलिस की वैन में डालकर फिर से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के अंदर एहतसाब के नाम पर ये बदनुमा बदतरीन एहतसाब है। ये एहतसाब नहीं, ये बदतरीन इंतकाम है। तारीख में इसे बदतरीन इंतकाम के नाम से याद रखा जाएगा। आज तोशा खाना केस के हवाले से जो समाअत हुई है उसके ऊपर मैं कुछ बात करूंगी। जो पूरी दुनिया है, खास तौर पे वो ममालिक जहां पर डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, वो पाकिस्तान के सियासी हालात को किस तनाजुर में देख रहे हैं, और क्या तोशा खाना केस का फैसला आ जाने के बाद सब दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी? ऐसा नहीं होने वाला। तोशा खाना केस से मैं शुरू करती हूँ। रोज सुनते आए कि इसकी समाअत होगी, रोज सुनते आए फैसला हो जाएगा, फिर एक बड़े रिमार्क्स इसके ऊपर आए कि ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत था। ये तस्लीम कर लिया जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ये तस्लीम कर लिया कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं। ये भी तस्लीम कर लिया कि इस फैसले में बेशुमार खामियां हैं। ये भी तस्लीम कर लिया कि मुल्जिम को हक़ दिफा नहीं दिया गया। दुनिया की किसी अदालत में, किसी कानून में ऐसा नहीं होता। हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं होता कि मुल्जिम को हक़ दिफा ना दिया जाए। 4 बजे अदालत बंद होनी है, 12:30 बजे खान के खिलाफ फैसला दे दिया गया और झटपट गिरफ्तार कर लिया गया। फिर एक ऑर्डर जारी हुआ और पता चला कि जज हुमायूं दिलावर जो है वो लंदन में जा रहे हैं। अचानक इस केस का फैसला आने के बाद वो अगले ही दिन लंदन रवाना हो गए। फैजान हैदर जज का नाम निकाल के जज हुमायूं दिलावर का नाम डाला गया लिस्ट में और उनको लंदन भेज दिया गया। जज की तरफ से जो फैसला आया सो आया, मगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल साहब ने क्या किया? सिर्फ अवाम को एक दिलासा दिया गया चीफ जस्टिस की तरफ से कि फैसला आएगा हाई कोर्ट की तरफ से, फिर हम सुप्रीम कोर्ट का बेंच उसको देखेगा। मगर इस पूरे एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब कोई भी एक केस ऐसा नहीं है जिसको सुनेंगे। वो पूरे एक हफ्ते के लिए मौजूद ही नहीं है। उनकी जगह पे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब उनकी जगह पर बैठेंगे और मुकदमात को सुना जाएगा। पिछले जुम्मे कहा गया कि पीर को फैसला दे दिया जाएगा। आज जब अदालत में वकला पहुंचे, तहरीक इंसाफ के भी और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज साहब भी, ये लोग अदालत में पहुंचे तो बार बार दोबारा मुसलसल जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से अमजद परवेज साहब को बताया जाता रहा कि मुकम्मल कीजिए, आज फैसला सुना दिया जाएगा। लतीफ खोसा साहब ने कहा कि जनाब मुख्तसर किया जाए, फैसला सुनाया जाए। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ये मान रहा है, तस्लीम कर रहा है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत था, खामियों से भरपूर था, बादियों नजर में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब भी कह चुके हैं कि इसके अंदर खामियां हैं। आज कभी उम्मीद थी, आज
उम्मीद थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो एक फैसला सुनाएगा कि खान का करना क्या है। यही तो एक फैसला करना है, यही एक फैसला तो करना है कि वो जेल की बैरक के अंदर रहेगा या बाहर आएगा, यही तो फैसला करना है। आज सारी नजरें थी, वकला पहुंचे हुए थे, मीडिया पहुंचा हुआ था, रिपोर्टर मौजूद थे, जिन वकीलों का कुछ नहीं लेना देना वो भी पहुंचे हुए थे। फैसला हो गया, तोशाखाना केस के अंदर फैसला हो गया, मगर पढ़कर नहीं सुनाया। जब फैसला कर लिया गया तो एक आदमी जिसकी जान को खतरा है, जिसकी जान कीमती है, उसके अपने लिए भी और उन लोगों के लिए भी, करोड़ों लोगों के लिए जो फिक्रमंद है कि अदालत क्या फैसला देगी, आज फैसला अगर कर लिया गया तो सुना देना चाहिए था। किस बात का इंतजार था? ये मैं नहीं, हर वो शख्स बात करता है जो समझता है कि अदालतों के अंदर मामूलात के जो मामलात हैं वो बड़ी तेजी के साथ आगे नहीं जाते। जब एक फैसला हो गया उसको सुना दीजिए। ये जो इतनी लंबी लंबी फाइलें अदालतों के अंदर पड़ी रहती हैं, शायद वो इसीलिए गल सड़ जाती हैं कि हमारे अदालतों के अंदर फैसला करने के बाद शायद सुनाने की इतनी कोशिश या हिम्मत नहीं दिखाई जाती। अदालत मुअज़्ज़ज़ है, जजेस मुअज़्ज़ज़ हैं, मगर फैसले भी उतने ही मुकद्दम हैं और उन्हें सुनाना उतना ही जल्दी जरूरी है। आज अगर फैसला हो गया था तो उसको कल 11 बजे तक मुलतवी करने की क्या जरूरत थी? अब कल 11 बजे जो भी फैसला आएगा, मगर खान को पकड़कर और मजीद लंबा जेल के अंदर रखने की तैयारी भी कर ली गई है। अगर बात समझ लीजिए, तोशाखाना केस के अंदर खान साहब रिहा हो जाते हैं, मगर खान साहब की रिहाई किस काम की? वो तो बैरक के अंदर ही मौजूद रहेंगे। साइफर की टीम जो है वो JIT है, उनसे इन्वेस्टिगेशंस कर रही है। पहले भी आधा पौना घंटा इन्वेस्टिगेशंस की, आज फिर की, अटक जेल के अंदर गई। तो इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि साइफर के अंदर कल इस फैसले को आने से पहले या आने के फौरन बाद रिहाई होते ही खान साहब को मुमकिना मैं आपको बता रही हूं कि साइफर में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहां पे उन तमाम लीडरों को, जो कारकुन है, जो समझे जाते हैं तहरीक इंसाफ के चेहरे हैं, जो शख्सियात हैं, वो निकलती हैं तो गेट पे दोबारा से गिरफ्तार हो जाती हैं। तो कौन कहता है कि खान साहब गेट से निकलेंगे तो गिरफ्तार नहीं होंगे? एक ऐसा शख्स जिसकी वजह से पाकिस्तान को क्रैश कर दिया गया, एक ऐसा शख्स जिससे बचने के लिए अवाम को जहन्नुम में धकेल दिया गया, एक ऐसा शख्स जिससे इंतकाम की खातिर मुल्क को आग में डाल दिया गया। मां कितना है रियासत, इस रियासत को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया सिर्फ एक आदमी की वजह से। उस आदमी से इंतकाम इस हद तक लेना इनके लिए जायज हो गया कि आज पाकिस्तान के अंदर सारा सिस्टम तितर बितर है। सड़कों पर लोग हैं, तशद्दुद है, झड़पें हैं, बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने अपने लिए पुलिस इजाफी तौर पे बुलवा कर रखी हुई है, लोगों को खदशात है, केयर टेकर हुकूमत हंगामी इजलास करती फिर रही है, मगर किसी को नहीं पता पाकिस्तान में इलेक्शन कब होने हैं। सोने पर सुहागा, आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट जमा कराई गई है कप्तान के हवाले से कि उसे जेल में कौन सी सहूलियत दी जा रही है, जरा वो कहते हैं कि सुनता जा सर धुनता जा। खान साहब को जो सहूलियत दी गई हैं, एक तरफ बुशरा बीबी का बयान खल्फी है कि खान साहब के बाजुओं के पट्टे कमजोर हो चुके हैं, वो अपनी उम्र से बड़े महसूस हो रहे हैं, लागर हो रहे हैं, उनका वजन पहले से कम हो गया है, शेव उनकी बढ़ी हुई है, घर का खाना उन्हें मुयस्सर नहीं है, उनके ऊपर रहम करें। ये मैं आपको बता रही हूं बयान खल्फी बुशरा बीबी का, जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब रिपोर्ट तलब की है कि खान साहब के पास सहूलियत कौन सी है, तो जरा गिनते जाइए, सुनते जाइए और सोचते जाइए कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। अब खान साहब को जो सहूलियत हैं बैरक के अंदर, वो किसी 5 स्टार में ऐसी सहूलियत नहीं होंगी जो खान साहब को दी है। ये रिपोर्ट कह रही है, रिपोर्ट कहती है देसी घी में भुना हुआ देसी मुर्ग खान साहब को हफ्ते में 2 मरतबा मिलता है, और वो खान साहब की ख्वाहिश पे मिलता है। जरा सुनिए, एक आदमी जिसको टॉयलेट इस्तेमाल करते हुए दूर लगा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, उसकी ख्वाहिश पे 2 मरतबा देसी मुर्ग जो है वो देसी घी में भुना हुआ मिलता है।
ایک دفعہ اس آدمی کی خواہش پہ مٹن دیسی گھی میں بھنا ہوا ملتا ہے. ذرا سوچئے, شاید رپورٹ میں یہ لکھنا وہ بھول گئے کہ ہم موجودہ وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں یا سابق وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں. کیا ہم اس سابق وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں جس کو جیل کے اندر برے حالات میں رکھا گیا ہے؟ بابر اعوان صاحب نے لکھا ہے کہ ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے خان صاحب کو, ہاتھ نہیں ملا سکتے خان صاحب سے, اتنا خوف ہے کہ ہاتھ میں کوئی رسید نہ کوئی پرچی نہ دے دیں, کچھ ایسی چیز نہ دے دیں, اتنا خوف ہے. مزید سہولتیں کیا ہے؟ خان صاحب کو پنکھا ہے ملا ہوا, خان صاحب کو میٹرس زبردست ملا ہے, کرسی ہے, خان صاحب کے پاس ٹیبل ہے, 21 انچ کا ٹی وی ہے خان صاحب کے پاس, روزانہ اخبار ملتا ہے, 25 بہترین کتابیں ہیں, 3 سے 4 قرآن پاک ہیں انگریزی ترجمے کے ساتھ خان صاحب کے پاس. خان صاحب کو تو ایسی سہولیات ہیں جیسے 5 سٹار میں دیتے ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ اچھی سہولیات ہیں. روم کولر لگا کر دیا ہے, مٹن خان صاحب کو مل رہا ہے, دیسی مرغا خان صاحب کو مل رہا ہے. تو خان صاحب کو کیا پڑی ہے جیل میں رہنے کی پھر, یا باہر آنے کی؟ خان صاحب کیوں اتنے پر مار رہے ہیں اپنے کہ مجھے باہر آنا ہے؟ یہ جو رپورٹ بنا کر بھیجی ہے, اگر جیل مینول کے حساب سے کھانا خان صاحب کو مل رہا ہے یا الگ سے باورچی ان کا کھانا بنا رہا ہے, تو اتنا آپ جو احسان کر رہے ہیں تو خان صاحب کے گھر سے کھانا آنے دینا. اسی طرح سے جیسے میاں نواز شریف صاحب کے گھر سے کھانا آیا کرتا تھا, نواز شریف صاحب کے بھی گھر سے آتا تھا, ان کو میسر تھا گھر کا کھانا. تو ایسی کون سی پابندی ہے, ایسی کون سی پابندی ہے کہ خان صاحب کو یہ نہیں وہ ملنا چاہیے؟ پھر بابر اعوان صاحب کہتے میں گیا, مجھے ہاتھ نہیں ملانے دیا گیا خان صاحب کے ساتھ. اس قسم کا رویہ ہے کہ مطلب ہمیں شرم آتی ہے. یہ جو رپورٹ آپ نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے, شرم آتی ہے کہ کس طرح سے توڑ موڑ کے حقائق کو یہ رپورٹ جمع کرائی گئی ہے. خان صاحب کو اٹک جیل میں لانے سے پہلے فوری طور پہ ایک نیا بیرک تیار کیا گیا ہے, ایک نیا بلاک تیار کیا گیا ہے جو کہ مختلف طریقوں سے محفوظ کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ پلان پہلے سے تھا کہ خان صاحب کو اریسٹ کرنا ہی کرنا ہے. اب خان صاحب توشہ خانہ کیس سے نکل بھی آئیں گے تو سائفر میں گرفتار ہو جائیں گے. اتنی جلدی خان صاحب کو نہیں چھوڑنے والے. کیوں؟ کیونکہ خان صاحب باہر جانے کو تیار نہیں ہے. کپتان وکٹ پہ رہنا چاہتا ہے, اس کو زبردستی پویلین بھیج رہے ہیں, وہ کہتا نہیں جاؤں گا, وکٹ پہ کھڑا رہوں گا, کھیلتا رہوں گا, میں آخری گیند تک میں کھیلتا رہوں گا. مگر دوسری طرف ضد ہے کہ آخری گیند تک آپ کو نہیں کھیلنے دیا جائے گا. یہ تو ہو گئے خان صاحب کی سہولیات کی ایک ایسی رپورٹ جس سے ایسے لگتا ہے کہ خان صاحب باہر گرمی بہت ہے, اندر ہی رہ لو. ایسے لگتا ہے کہ خان صاحب کے لیے یہی کہنا ضروری ہو گیا. پھر بشرا بی بی کا بیان حلفی ہے, توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کل آنے والا ہے, نہ جانے اس کا فیصلہ کیا ہے کیا نہیں آئے. مگر یورپی یونین, امریکہ اور وہ ممالک جہاں پر جمہوریت ہے, انہوں نے متنبع کر دیا ہے پاکستان کو, یہاں کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو, فیصلہ سازوں کو, کہ پاکستان کے اندر الیکشن فروری 2024 سے لیٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوا تو آئی ایم ایف بھی پیچھے ہٹے گا, دوست ممالک اپنا تعاون ختم کر دیں گے, پاکستان کے اوپر مزید خطرے کے بادل منڈلانے لگے ہیں. یہ جو ایک لمبا چوڑا پلان بنایا جا رہا تھا کہ شاید کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ فروری نہیں 900 دنوں تک باقی رہے گی, یا شاید یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ سال 1.5 سال کا طول پکڑے گی. اب یورپی یونین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے, امریکہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. سفارتی تعلقات محدود یا ختم کر لیے جائیں گے, تعاون نہیں ہوگا, آئی ایم ایف پیسے ریلیز نہیں کرے گا. اب آپشن کیا؟ آپشن صرف الیکشن ہے. الیکشن اور ساتھ ساتھ یورپی یونین اور امریکہ, ان لوگوں نے متنبع کیا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی میدان سجے گا اور تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کی بنیاد پہ ان کا حق ملے گا الیکشن میں حصہ لینے کا. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے جو ہتھ کنڈے, اوچھے ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن میں حصہ لے گی. پھر ہار ہو یا جیت ہو وہ ان کا مقدر ہے. مگر ایک ڈیمو مل گیا کے پی میں, پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کر دیا. قیدی 804 نے بیرک میں بیٹھ کے چھکا مار دیا, اب گیند
سبھی ڈھونڈتے رہو. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.